अब बात करते हैं और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और एनी अदर मोड। इट्स कन्वर्जन बाय कैश और एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन, यानी कि कन्वर्जन बाय कैश और एनी अदर मोड। इसको हम कैसे लिखेंगे? मान लीजिए आपके पास कैश है, क्या कैश है, या फिर आपके पास बैंक बैलेंस है, क्या बैंक में आपके पास अमाउंट है, ठीक, या किसके थ्रू? यूपीआई के थ्रू, क्या यूपीआई के थ्रू, मतलब यहाँ पे आपके पास बैंक में पैसे हैं, क्या होता है, या तो आपके पास कैश है या आपके पास बैंक में बैलेंस है। तो क्या किया आपने? कन्वर्जन बाय कैश और एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म और करेंसी और डिनोमिनेशन। आपने क्या किया? इसका आपने क्या किया? कन्वर्जन। क्या किया? कन्वर्जन, या हो सकते इसको क्या किया आपने? चेंज किया। क्या किया आपने? कन्वर्जन, या आपने चेंज किया। चाहे आपके पास कैश हो, चाहे आपके पास बैंक बैलेंस हो। कैश में आपके पास हो सकता है आपके पास नोट हो, या आपके पास हो सकता है कॉइन्स हो। क्या हो? कॉइन्स, क्योंकि नोट भी है और हमारे पास कॉइन्स भी है। और बैंक बैलेंस, आपने नोट या कॉइन या बैंक बैलेंस को आपने कन्वर्जन या आपने चेंज किया किसमें? फॉर्म, करेंसी और डिनोमिनेशन। यानी कि हो सकता है आपने आपके पास कैश हो, आपने वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया। क्या किया? कैश से आपने हो सकता है आपने बैंक में ट्रांसफ़र किया, या आपके पास बैंक में था, आपने कैश करवा लिया। क्या करवा लिया? कैश करवा लिया। हो सकता है आपके पास इंडियन आईएनआर यानी कि इंडियन करेंसी थी, आपने किस में करा लिया? डॉलर में। किस में आपने करवा लिया? डॉलर में। या फिर आपके पास डॉलर था, आपने किस में करा लिया? किसी अदर करेंसी में करवा लिया, मतलब वन करेंसी टू अनदर करेंसी। या फिर आपके पास मान लीजिए नोट था, आपने क्या किया? उसको कॉइन्स में करवा लिया। या आपके पास कॉइन्स था, उसको आपने क्या कर लिया? नोट में कन्वर्ट करवा लिया। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे आई होप आपने बुक खोल रखा होगा अपना साथ में। यहाँ पे क्या बोल रहा है? कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड। क्या? कन्वर्जन बाय कैश और एनी अदर मोड, जैसे कैश या एनी अदर मोड। क्या इसका? कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन। वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन। आपके पास कैसा था? नोट था, और क्या था आपके पास? कॉइन था, यानी कि कॉइन के डिनोमिनेशन, या नोट आपके पास 10 के नोट, 20 के नोट, 30 50 के नोट, एक का सिक्का, दो का सिक्का, 5 का सिक्का। वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन। वन फॉर्म कौन सा हो गया? कैश या बैंक बैलेंस हो गया। करेंसी आपका हो गया इंडियन करेंसी। डिनोमिनेशन कौन सा हो गया आपका? 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट। यहाँ पे क्या बोल रहा है? कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड। कैश और एनी अदर मोड कौन सा हो गया? कैश, एनी अदर मोड। फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन। वन फॉर्म कैश या बैंक। करेंसी, करेंसी कौन सा होगा? इंडियन करेंसी आपका हो गया। डिनोमिनेशन, क्या आपके पास नोट है कि कॉइन है? नोट है तो 10 का है, 20 का है, 50 का है। कॉइन है तो 10 का है कि 20 का है कि एक का कॉइन है आपका, ठीक। टू अनदर फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन। अनदर फॉर्म कैश टू बैंक या बैंक टू कैश। करेंसी टू अनदर करेंसी, इंडियन करेंसी डॉलर, डॉलर टू इंडियन करेंसी। और डिनोमिनेशन नोट टू कॉइन और कॉइन टू नोट। यानी कि अगर आप वन फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कर रहे हो, क्या कैश से बैंक या बैंक से कैश, एक करेंसी से दूसरे करेंसी में चेंज कर रहे हो, या एक डिनोमिनेशन से दूसरे डिनोमिनेशन में चेंज कर रहे हो, पूरी लाइन पढ़ी है। कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन टू टू अनदर फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन फॉर विच इज सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। अगर आप कैश से बैंक, बैंक से कैश कर रहे हो, अगर आप फ्री में करवा रहे हो, फ्री में कोई नहीं करता। मान लीजिए अपने फ्रेंड से करवा रहे हो, क्या
फ्रेंड को आपने कैश दिया, उसने बैंक में ट्रांसफ़र किया, या आपने बैंक में दिया, उसने कैश में ट्रांसफ़र किया, कोई पैसा आपसे नहीं लिया। उसके पास कुछ डॉलर्स हों, आपने इंडियन करेंसी दिया, उसने आपको डॉलर दिया, या आपने उसको डॉलर दिया, उसने आपको करेंसी दिया। हो सकता है उसके पास कॉइन्स हो, आपने नोट दिया, उसने कॉइन्स दिया, उसके पास नोट्स हो, आपने कॉइन्स, उसने नोट दिया। यहाँ पे कोई सेपरेट कंसिडरेशन नहीं है, यहाँ पे अलग से उसने आपसे फ्री में किया। तो ये क्या, ये नहीं आएगा। कब आएगा? अगर आप बैंक के पास जाते हैं। बैंक किसके पास? बैंक के पास। मान लीजिए कैश से बैंक में गए, या बैंक के पैसा आपने देखे कैश में लिया। मान लीजिए बैंक ने आपसे यहाँ से 1 लाख रुपए का आपको चेंज किया, ठीक। उसके बदले उसने आपसे 100 रुपये चार्ज किया। क्या किया? 100 रुपये चार्ज किया। तो जो ये चेंज करने की सर्विस दी बैंक ने आपको, इसके बदले 100 रुपये चार्ज किया, तो इस 100 रुपये पे जीएसटी लगेगा। क्या? इस 100 रुपये पे जीएसटी लगेगा। अगर आपने इंडियन करेंसी देके डॉलर लिया, ठीक। मान लीजिए आपने 1 लाख 1 लाख 500 500 रुपये आपने दिया। $1 का प्राइस कितना है? 100 रुपीज़ इक्वल टू $1। क्या? 100 रुपीज़ इक्वल टू $1। तो बैंक ने आपको क्या किया? $100 आपको दे दिया। क्या? $100 इंटू 100 कितना हो गया? 1 लाख रुपीज़। आपने आपसे बैंक ने कितने पैसे लिए? 1,05,000 रुपये, और आपको 1 लाख के डॉलर दिया। तो इसमें क्या क्या बैंक ने बैंक को आपने कितने दिए? 1,05,000 रुपये। इसने आपको 1 लाख के इसमें डॉलर दिया। और जो 500 रुपये जो एक्स्ट्रा बैंक ने आपसे चार्ज किया, किसके बदले? कैश दिया आपने, डॉलर दिया, तो बैंक ने सर्विस दी, कैश को डॉलर में, यानी इंडियन करेंसी को डॉलर में चेंज किया। तो इस पे जीएसटी की बात होगी, इस सर्विस पर जीएसटी की बात होगी। क्या? इस सर्विस पर जीएसटी की बात होगी। या एक्चुअली होते, बैंक भी चेंज करता है, और कुछ फॉरेन करेंसी कुछ अथोराइज पर्सन भी होते हैं, वो भी चेंज करते हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ चार्ज करते हैं, क्योंकि वो लोग बिजनेस कर रहे हैं। आपने 1,000 का नोट दिया। क्या? 1,000 का नोट दिया, और बदले में आपने 10-10 के नोट ले लिए। कितने? 10-10 के नोट ले लिए। कितने नोट ले लिए? 100। तो देखिए, आपने 1,000 रुपये दिया, और 1,000 के बदले 10-10 के 100 नोट लिया। तो सामने वाले से मानिए उसने 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किया आपसे। क्या? 100 रुपये एक्स्ट्रा। तो इस पर क्या जीएसटी की बात होगी? जी हाँ, इस पर जीएसटी की बात होगी। तो कुल मिला के ये आया कि मनी पे जीएसटी नहीं लगता। मनी से रिलेटेड कोई अगर एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रहे हो आप, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किया, यहाँ एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किया, यहाँ एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किया, यानी कि सेपरेट कंसिडरेशन है यहाँ पे। क्या? सेपरेट, अलग से कंसिडरेशन है यहाँ पे। तो वहाँ पे जीएसटी की बात होगी। तो क्या बोल रहे हैं? एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी फॉर विच ए सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, तो जीएसटी की बात होगी। कन्वर्जन बाय कैश और एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन फॉर विच इज सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, तब भी जीएसटी की बात होगी। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? चेंज हुआ। यहाँ पे वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन करेंसी टू अनदर करेंसी, वन डिनोमिनेशन टू अनदर डिनोमिनेशन। जब कन्वर्जन होगा और सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज होगा, सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज होगा, तो जीएसटी की बात होगी। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसको भी आप नोट कीजिए। अब ये बात करते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में। जो अब तुमने पढ़ा,
ये हमने कवर किया, ये कवर किया, अब इससे पार करते हैं। इट क्लैरिफाइड दैट द एक्सप्रेशन सर्विस इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स है, फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज। क्या? फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज। एक है वर्ड फैसिलिटेटिंग और एक है अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज पर तो एसटीटी लगता है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, ना ये गुड्स है ना ये सर्विस है। लेकिन इससे रिलेटेड फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी, इसके ये क्या है, ये सर्विसेज है। क्या? ये सर्विसेज में क्या लिखा, इंक्लूड, तो ये वाली सर्विसेज सर्विसेज हैं। ठीक, आइए क्या बात करते हैं, ये क्या चीज़ है। क्या चीज़ है, सर्विसेज में इंक्लूड्स, क्या चीज़ इंक्लूड्स, फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। क्या? ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। एक कंपनी है, मान लीजिए कंपनी है रिलायंस, ठीक, ये कंपनी है टाटा। क्या है, कंपनी है टाटा। क्या हुई, ये कंपनी कहाँ हुई, लिस्ट हुई। लिस्ट हुई कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज पर। कहाँ पर लिस्ट हुई, स्टॉक एक्सचेंज पर। कौन सा स्टॉक एक्सचेंज मान लेते हैं, बी एस या एन एस ई। कहाँ पे, बी एस ई या एन एस ई। एक है मिस्टर ए, यहाँ पे कौन है, मिस्टर ए, और एक है कौन, मिस्टर बी। क्या? मिस्टर ए और मिस्टर बी। तो अगर मिस्टर ए को, मिस्टर बी को, मान लीजिए इनको शेयर्स को परचेज करना है या सेल करना है। क्या? परचेज करना है, सेल, या फिर इनको परचेज करना है या सेल करना है, किसको, शेयर को, शेयर को। तो ये सीधा आपस में नहीं होगा ऐसे। इसमें क्या होता है, इसमें इसमें बीच में होता है एक ब्रोकर। कौन होता है, ब्रोकर। ये क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे इससे कि मुझे परचेज करना है, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से लेके आएगा और फिर इनको दे देगा। क्या? इनको दे देगा। और मान लीजिए इनको फिर सेम करना है, तो ये पहले कहाँ जाएंगे, इसके पास या इनके पास, फिर यहाँ से अपने पास आएंगे, फिर ये यहाँ पे इनको दे देंगे। तो सीधा यहाँ पे ऐसे नहीं होता कि यहाँ से ये दोनों आपस में डायरेक्ट परचेज और सेल कर, ऐसा नहीं होता है। क्या? ऐसे नहीं होता है। आप ऐसे एग्जांपल और समझिए इसको कि IRCTC, अगर इसका आपको ट्रेन का टिकट बुक करना है, क्या? ट्रेन का टिकट बुक करना है, इसे सारा अपना जो भी डिटेल है ट्रेन का एक कंप्यूटर में डाल दिया, एक बड़े से कंप्यूटर में डाल दिया, और फिर कई और सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए। ठीक, कई और प्लेटफॉर्म आ गए। ट्रेवल कंपनी से यहाँ पे होगी, इक्सियागो आ गई, फिर यहाँ पे ट्रिवैगो आ गया आपका। ठीक, और यहाँ पे और कोई ABC ट्रैवल एजेंसी आ गई। क्या? एक और कंपनी आ गई। और इन सारे कंप्यूटर के तार किससे जुड़े हुए हैं, बड़े वाले कंप्यूटर से। किससे जुड़े हैं, बड़े वाले कंप्यूटर से। तो आप इनका एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, इनका एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, या इनका एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए, और आप क्या कीजिए, आप ट्रेन की टिकट जो है वो बुक कीजिए। ट्रेन की टिकट बुक कीजिए। यहाँ पे मान लीजिए होगा क्या, आपने इनको पैसे दिए, ये इन्होंने यहाँ पे गए आपका ट्रेन का टिकट बुक किया, आपको बुक करके दे दिया। आप पे इसको पैसा दे, यहाँ पे गए आपका टिकट का, ट्रेन का टिकट बुक किया, आपको दे दिया। फिर आप इनके पास गए, यहाँ पे गए, आपका ट्रेन का टिकट बुक किया, और ला के इन्होंने आपको इसको आपको दे दिया। तो कुल मिला के इनके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना रहे। क्या? इनके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना रहे, तो उन्होंने बीच में क्या कर दिया, एक लेयर, एक क्या लगा दिया, एक लेयर बना दिया। एक और एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल, ये क्या है, कोर्ट। क्या है, कोर्ट। यहाँ पे केस कौन लड़ता है, केस की फाइटिंग कौन करता है यहाँ पे,
यहाँ पे करते हैं लॉयर, क्या लॉयर, आम पब्लिक क्या करेगी, ऐसे बहुत सारे लॉयर होंगे, लॉयर 1, लॉयर 2, लॉयर 3, लॉयर 4, ये किसी एक को हायर करेंगे, ठीक। फिर आगे जाके ये चारों में से जिसको भी आप हायर करिए यहाँ पे जाके कोर्ट में काम करेगा, और फिर क्या करेगा, ये सारी चीज़ें आपको लाके दे देगा। क्योंकि हो सकता है कुछ यहाँ पे रूल्स हो, कुछ रेगुलेशंस हो, ऐसा नहीं कि कोई भी मुँह उठा के पहुँच जाए किधर केस फाइल करते, ऐसा नहीं, सब कुछ एक सिस्टमेटिक वे में होगा। वो कोर्ट है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, प्रोसीजर्स है, कुछ फॉर्म्स होंगे, अलग अलग केस के अलग अलग फॉर्म्स होंगे, अलग अलग मैनर्स होंगे। तो कुल मिला के एक लेयर लगा देंगे जिसमें क्या हो कि एक लेयर सिस्टमेटिक वे से, ताकि काम हो सके, क्या सिस्टमेटिक वे से काम हो सके। तो उसी तरह अगर आपको शेयर में ट्रेडिंग करना है तो आप सीधा नहीं कि आप सीधा परचेज, आप हाँ आपके बीच में ही ट्रांजेक्शन होगा, लेकिन बीच में क्या होगा, आप डायरेक्ट यहाँ से स्टॉक एक्सचेंज से नहीं परचेज करेंगे, इसके बीच में कौन होगा, ब्रोकर। ब्रोकर कौन होगा, ये ब्रोकर होगा आपका यहाँ पे, जैसे आपका हो गया कोटक, ये हो गया आपका, ठीक, कोटक हो गया आपका, आपका हो गया जीरोधा हो गया, या हो गया धन, एंजल वन, और भी बहुत सारे हैं। ये हो गया आपका ग्रो और एक्सेट्रा। क्या हो गया, आप किसी के पास भी अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करें, क्या किसी के पास भी अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करें, ठीक। तो ये क्या है, कंपनीज हैं, ये क्या है, ब्रोकर हैं, ये क्या है, ब्रोकर, ये क्या है, कंपनीज है, इनके पास अपना एक अकाउंट ओपन कीजिए। आप क्या करेंगे, आप ब्रोकर को बोलेंगे, ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगा, क्या स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगा, और फिर वहाँ से आपका ट्रांजेक्शन करके फिर अपने पास ला के फिर क्या कर देगा, आपको दे देगा। तो एक सिस्टम से काम होता है यहाँ पे। तो ये जो ब्रोकर्स है, जो भी ब्रोकर्स हैं, तो ये ऐसे फ्री में काम नहीं करते, तो ये कुछ ना कुछ पैसे चार्ज करते हैं। क्या चार्ज करते हैं, कुछ ना कुछ पैसे चार्ज करते हैं। जैसे आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया, तो मान लीजिए एक कंपनी है, कोई भी इसमें से एक ब्रोकर है, तो वो बोलता है कि अगर आप हमारे डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया। मान लीजिए आपने डाउनलोड कर लिया आपने, एक और कंपनी आप स्टॉक, एक और ब्रोकर है कौन सा, आप स्टॉक्स, क्या, और एक है पेटीएम मनी करके भी है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक। तो आपने मान लीजिए एक ब्रोकर है, आपने एक डाउनलोड कर लिया, एक कोई भी, इससे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, स्टॉक, कोटक, न्यू जीरोधन, कोई भी आपने एक डाउनलोड किया यहाँ पे, एक्सेट्रा, एक ब्रोकर है। तो बोलते हैं अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, क्या, अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो एक हमारा एप्लीकेशन है, क्या, एप्लीकेशन, इसको क्या कर पाएंगे, आप यूज़ कर पाएंगे, क्या, यूज़ कर पाएंगे। कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जिसको हम फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जिसके अगर हम डीमेट अकाउंट ओपन कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 50 सर्विसेज है, ठीक, 50 सर्विसेज है, अगर आपने डायरेक्ट डाउनलोड किया तो आप 10 सर्विस को ही वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया और फिर लॉगिन किया, आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया फिर आपने लॉगिन किया, तो जो 40 सर्विसेज उसको भी आप यूज़ कर पाएंगे, क्या, 40 सर्विसेज को भी आप यूज़ कर पाएंगे। और जब डीमेट अकाउंट ओपन कर लेंगे तभी आप शेयर्स या सिक्योरिटीज़ में डीलिंग कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन आपने अपने डीमेट अकाउंट ओपन किया और एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया, यूज स्टार्ट करना किया, ये बोलते हैं आपसे हम मतलब 50 रुपये पर ईयर का चार्ज करेंगे। क्या, आप चाहे शेयर्स में ट्रेडिंग करें या ना करें, शेयर्स में ट्रेडिंग करें ना, हम आपसे हर साल 50 रुपये चार्ज करेंगे जब तक आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव रहेगा। तो मान लीजिए आपने अकाउंट ओपन किया, फर्स्ट ईयर आपसे कितना चार्ज करेंगे, 50 रुपये, सेकेंड ईयर कितना चार्ज करेंगे, 50 रुपये, ऐसे कर करके आपसे थर्ड ईयर आपने खाली डीमेट अकाउंट ओपन किया और आप यूज कोई शेयर ट्रेडिंग नहीं की, आपसे 50 रुपये चार्ज करते रहेंगे। जैसे आपका होता है ना एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड अगर आप रखते हैं तो आपसे वो हर एवरी ईयर एक
नॉमिनल सा अमाउंट हो सकता है, 100 रुपये 200 रुपये जो भी होगा वो चार्ज करते रहते हैं आपसे, हर साल आपका कटता है। उसी तरह यहाँ पे कटता रहेगा। तो मान लीजिए ऐसे 3 साल, अगर हमने 3 साल तक ट्रेडिंग नहीं किया तो आपका स्टेटस क्या कर देंगे ये लोग, आपका कर देंगे डीएक्टिवेट। क्या डीएक्टिवेट, क्या डीएक्टिवेट कर देंगे आपका स्टेटस। तो आप कोई भी शेयर्स इस अकाउंट के थ्रू परचेज नहीं कर पाए। अगर परचेज करना है तो इसको पहले आप कुछ नहीं, एक छोटा सा एप्लीकेशन या OTP से आप इसको वापस से एक्टिवेट कर सकते हैं। जब डीएक्टिवेट कर देंगे तब आपका 50 रुपये नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? कोई भी नियम होगा, 3 साल 5 साल 8 साल, तो हर साल आपसे चार्ज किया कितना होगा, 150 रुपये। आपका 150 क्या दिखाएगा, ये निगेटिव में क्या दिखाएगा, निगेटिव में। और फिर 3 साल बाद डीएक्टिवेट कर देंगे, आपका 150 रुपये हमेशा निगेटिव में चलता रहेगा ये वाला। ठीक, आइए मैं इसको भी दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल। ये एक कोई है, ठीक है, RKSB सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे क्या है, इनका एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फ्रॉम डेट 31/12/2023 टू। इसमें क्या होता है, इनके ऊपर रूल्स होता है कि आपको हर हफ्ते का आपको स्टेटमेंट देना होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, ये 353 क्या है, डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है आपका। क्या, डेबिट बैलेंस। यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है इनका बैलेंस, डेबिट बैलेंस है। तो ये जो बताया मैंने कितना है, 350 रुपीज़ जो भी था, ये क्या है, डेबिट बैलेंस, यानी कि ये माइनस में था। कितना, 353। क्या हो सकता है आपने डीमेट अकाउंट, हाँ डीमेट अकाउंट ओपन किया था, हर महीने का हर साल का जो भी चार्जेस था उसको नहीं पे किया क्योंकि ट्रेडिंग नहीं करते थे वो, उसको डीएक्टिवेट कर दिया। और प्लस 353 आपका हमेशा ये चलता रहेगा। जैसे 353 एक आपका हर हफ्ते का दिखाता रहेगा, मतलब हर जब तक पे नहीं कर देंगे -353 ही आपका ये कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। तो ये क्या था, एक सर्विसेज थी किसकी तरफ से, ब्रोकर्स कंपनी की तरफ से, इन सारी कंपनीज की तरफ से, कि आप हमारा डीमेट अकाउंट ओपन किए तभी आप शेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप करेंगे या नहीं करेंगे तो आपसे पैसे चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, फैसिलिटेटिंग। तो फैसिलिटेटिंग समझ में आया क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। आपने एक अकाउंट ओपन किया अपना किसी भी ब्रोकर कंपनी के पास। आप जब अपना डीमैट अकाउंट जब ओपन करेंगे किसी भी ब्रोकर के पास, तो आप क्या देंगे, आपका अपना एक एप्लीकेशन देंगे यूज़ करने के लिए। एप्लीकेशन यूज़ कीजिए, इससे क्या कर सकते हैं, शेयर्स के बारे में सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं कि कब स्टार्ट हुई कंपनी, कितना प्रॉफिट दे रही है, कितना प्रॉफिट नहीं दे रही है, कितना ईयर कितना ग्रोथ है इसका, ईयर या फिर कितना इसका ग्रोथ नहीं है, ईयर ऑन ईयर, ईयर ऑन ईयर कितना ग्रोथ है, कितना इसका प्रॉफिट है, कितना इसका EBT है, कितना इसका EBIT है, कितना इसके ऊपर इंटरेस्ट है। ठीक, तो ये सारी कुछ चीज़ें आप कर सकते हो। तो एक क्या, एक फैसिलिटेटिंग की सर्विस है। क्या, फैसिलिटेटिंग सर्विस। तो इस पर अगर कोई चार्ज करती है कंपनी, चार्ज फॉर फैसिलिटेटिंग सर्विसेज। ठीक, अगर मान लीजिए 100 रुपीज़ पर ईयर चार्ज करती है, तो इस पर अगर मान लीजिए 18% है, तो आपसे कितना, 9 रुपीज़, 9 रुपीज़ CGST और 9 रुपीज़ SGST, 9 रुपये, यानी कि टोटल आपसे 1018 रुपये आपसे क्या करेगी कंपनी, आपको बिल दे देगी। फिर अगले साल 118 रुपये, फिर 118 रुपये, यानी कि हो सकता है 3 साल बाद डीएक्टिवेट कर दे। तो ये कितना हो गया आपका, 354 रुपये। इतना आपका फिर ये 354 आपका निगेटिव चलता रहेगा। तो एक कौन सी सर्विस थी, फैसिलिटेटिंग की सर्विस। क्या थी, फैसिलिटेटिंग सर्विसेज फॉर ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। यहाँ पे था ना, ये भी डेफिनेशन नोट करवाया था।
यहाँ पे दिस क्लैरिफाइड एक्सप्रेशन सर्विसेज इंक्लूड फैसिलिटेटिंग अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज। और आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, एक एप्लीकेशन यूज़ करते हो, तो आपसे हर साल कुछ ना कुछ एटीएम की तरह से बैंक चार्ज करता है आपसे, नॉमिनल अमाउंट आपसे चार्ज करेंगे। तो ये आपसे क्या करेंगे, उस पर जीएसटी है, तो उस वाली सर्विसेज पर, इस वाली सर्विसेज पर क्या जीएसटी लगेगा, क्या जीएसटी लगेगा। और ये दूसरी क्या चीज़ है, अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज। अब दूसरा है अपना, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या है, अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। ये तो बात रही एप्लीकेशन यूज़ करने की, ठीक। जब आप परचेज करोगे, क्या ये बोलती है, ये तो ठीक है 100 रुपये आपसे हम लेते रहेंगे हर साल का, लेकिन आप अगर एक बार परचेज करते हो, एक बार परचेज, एक बार सेल, अमाउंट कुछ भी हो, अमाउंट कितना भी हो, हमको इससे लेना देना नहीं है, आप कितने भी अमाउंट का परचेज करो, कितने भी अमाउंट का सेल करो, क्या चीज़, चाहे आप शेयर्स में करो, चाहे आप डिवेंचर में करो, चाहे आप ऑप्शंस में करो, चाहे आप फ्यूचर्स में करो, क्या शेयर, डिवेंचर, ऑप्शन, फ्यूचर्स, बॉन्ड्स, किसी में भी आप करो, आपसे क्या करेंगे हम, 15 रुपये चार्ज करेंगे, क्या 15 रुपये चार्ज परचेज पे, 15 रुपये चार्ज सेल पर, क्या 15 रुपये चार्ज परचेज पर। एक बार परचेज किया, लाओ 15 रुपये, फिर एक बार परचेज किया, लाओ 15 रुपये, तो फिर तीसरी बार में दोनों को क्या कर दिया, साथ में सेल कर दिया, तो लाओ 15 रुपये, कितने हो गए टोटल, 45 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या अरेंज करके दे रहे, ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज। यहाँ पे क्या कहता है, अकाउंट ओपन किया था और यूज़ कर रहे थे उसको, ठीक। यहाँ पे क्या किया, अकाउंट ओपन किया और हमने परचेज का रिक्वेस्ट डाल दिया, या परचेज का ऑर्डर हमने डाल दिया, तो इनके पास जगह यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से लेकर के हमको ये दे देगा, क्या मिस्टर ए ने बोला मुझे 100 शेयर चाहिए, इसके पास 100 शेयर्स थे, तो ये फटाफट इसको बोलेगा, ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर इसको बोलेगा, फिर ये इसको सेल कर देगा, हाँ मैं बेचना चाहता हूँ, फिर यहाँ से ऐसे इनको ये वापस चला जाएगा। तो इसको भी मैं दिखाता हूँ आपको एग्जांपल से। देखिए ये कौन सी है कंपनी है, कौन सी है, जीरोधा। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स चेंज ऑन द परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज इन इंडिया, ठीक। एसटीटी का रेट बता रहा है, जैसे यहाँ पे है ऑप्शंस, क्या है यहाँ पे ऑप्शन, देखिए बोलता है अगर ऑप्शंस को आप सेल करते हो तो 0.0625% ऑफ द प्रीमियम ऑफ 4 ऑप्शन डेट आर शॉर्टेड। जितने रुपए का आप सेल करोगे, क्या जितने रुपए का आप सेल करोगे उसके ऊपर कितना 0.0625% लग जाएगा। ये क्या बोल रहा है, अगर आप ऑप्शंस इसको आप सेल करते हो तो आपके पास एसटीटी चार्ज करें कितना, 0.0625%, कितना 0.0625%। इसको आप देख लीजिए, फिर मैं आपको आगे चलता हूँ। यहाँ पे कितना परसेंट है, 0.0625%। अब देखिए ये एक और ये स्टेटमेंट है, क्या ये स्टेटमेंट है, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये भी क्या एक स्टेटमेंट है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बाय करने की। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेगमेंट कौन सा है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, कौन सा है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। बाय वैल्यू कितने की है, 1916.5, कितना 1916.5, और सेल वैल्यू कितना है 880, कितना है 880, और इन लोगों को टोटल कर देंगे तो कितना आएगा 2796.50। ये अलग चीज़ है, टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करते हैं
ये सेल वैल्यू कितने का 880 का, राइट। अब मल्टीप्लाई करेंगे 0.0625%। इसको ये कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर में। 880 मल्टीप्लाई 0.0625%, ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है हमारा ₹0.55, यानी कि कितना आ रहा है? 55 पैसा। कितना आ रहा है ये? 55 पैसा। ये जो फोटो मैंने आपको थोड़ा पहले दिखाया था, इसमें मैंने कहा STT लगता है। क्या लगता है? STT। तो ये कितना लगा हुआ है? 0.55। कितना लगा हुआ है? सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स से कितना लगा हुआ है? 55 पैसा। तो ये ऐसे कैलकुलेटर जो कंपनी क्या बोलती है कि अगर आप सेल परचेज करते हो तो सेल की वैल्यू इतनी होगी, उसके ऊपर इतना सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स लगेगा। अब ये बात करते हैं ये क्या है? टैक्सल वैल्यू सप्लाई 91.4 और ये 16.45 IGST। ये क्या चीज़ है इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो फैसिलिटेटिंग क्या था? जो हम यूज़ करेंगे हर साल, जैसे जिस उसका ATM का पैसा कटता है हर साल का, ये वो चीज़ था। फैसिलिटेटिंग सर्विस फॉर ट्रांजेक्शन सिक्योरिटीज। ठीक, इस पे बात के, इस पे GST है। फिर सेल परचेज पे क्या लगता है? STT। ऑप्शन के सेल पर लगता है STT, अभी दिखाया है 0.55 पैसा। ठीक, हम क्या पढ़ रहे थे? ये अरेंजिंग ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी। अब हम ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं। क्या ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं? देखिए, शेयर्स पे अलग रेट होता है, डिवेंचर पे अलग, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे अलग रेट होता है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट होता है। क्या अलग अलग कंपनी का फ्यूचर्स पे अलग रेट होता है और उस पर अलग रेट होता है। अलग अलग कंपनी का शेयर, डिवेंचर, फ्यूचर ऑप्शंस पे अलग अलग रेट होता है। तो सेम कंपनी, एक एग्जांपल लेते हैं। कंपनी है जो बोलती है कि आप जब भी ऑप्शंस बाय करोगे या आप जब भी सेल करोगे, हम आपसे पर ट्रांजेक्शन में कितने रुपए? 15 रुपये चार्ज करेंगे। तो ये 15 रुपये किस चीज़ का है? ये 15 रुपये अरेंजिंग ट्रांजेक्शन सिक्योरिटीज। क्या? अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी। जब ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपसे 15 रुपये चार्ज कर लेंगे। आइए मैं दिखाता हूँ इसको आपको। ये देखिए, ये क्या है? ये देखिए, ये क्या है? ऑप्शन हमने बाय किया। पहले हमने क्या किया? मान लीजिए आप समझ जाइए फिर निफ्टी या निफ्टी क्या होता है। आप देखिए, फिर निफ्टी, फिर निफ्टी, फिर निफ्टी, बाय बाय बाय, बाय बाय सेल। एक बार बाय किया 40, फिर दोबारा बाय किया 40, फिर तीसरी बार में क्या किया? 40 से 80 एक बार में सेल कर दिया। फिर निफ्टी को कितना? 50 एक बार में बाय किया, फिर 50 एक बार में बाय किया, फिर थर्ड टाइम में 100 के 100 सेल कर दिया। जैसे मैंने बताया, एक बार में कितने अमाउंट का बाय करो उससे मतलब नहीं है। वो आपसे 15 रुपये हर बाय पे और 15 रुपये हर सेल पे चार्ज करेंगे। तो कितनी बार बाय किया? 1 2 3 4, और सेल कितनी बार किया? 2 बार। तो बाय पे कितना? 15, बाय पे कितना? फिर दोनों सेल किया कितना? 15। फिर बाय किया कितना? 15 रुपये। फिर यहाँ पे देखिए, ये फिर बाय किया, फिर 15 रुपये, और फिर क्या कर दिया? सेल कर दिया। तो कितने रुपए? 15 रुपये, यानी कि 15 15 15 45, और 45 90 रुपये चार्ज किया। क्या किया? 90 रुपये चार्ज किया। कितना? 90 रुपये चार्ज किया। देखिए यहाँ पे कितने ऑर्डर किए थे हमने? 6 बार। 4 बार बाय, 2 बार सेल। तो कितने रुपए? हर बार का 15 रुपये, यानी कि 90 रुपये चार्ज किया। और फिर एक कोई ट्रांजैक्शन चार्ज है, कितना रुपए? 1.4 रुपीज़। और STT अलग से चार्ज किया कितना? 0.55। ठीक, 90 रुपये हर 6 बार का 15 15 रुपये, 1.4 रुपीज़ ट्रांजेक्शन चार्ज है किसी चीज़ का, और STT है 0.55, और एक ये GST, इसके बारे में बात करते हैं 16.45। तो हमने क्या किया? 4 बार बाय किया, 2 बार क्या किया? सेल किया, यानी कि टोटल 6 टाइम। 6 टाइम इंटू 15 कितना हो गया? ये 90 रुपीज़ प्लस 1 पॉइंट कितना था? ये 1 पॉइंट अदर चार्ज कुछ था यहाँ पे, 1.4 रुपीज़
कितना हो गया 91.4 रुपीज़, कितना 91.4 रुपीज़। फिर इस पर क्या लगाया, इस पर जीएसटी लगाया, कितना लगाया जीएसटी, जीएसटी लगा 18%, कितना आया ये 91.4, 91.4 मल्टीप्लाई 18%, कितना है 16.45, कितना 16.45, और 91.4 और जीएसटी कितना है 16.45। अब ये देखिए कितना है, एसटीटी की बात हो चुकी है, एसटीटी तो लगते लगता है प्लस, जो ये कोई सर्विस है, ये अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज़, ये उसकी सर्विस नहीं है फैसिलिटेटिंग, फैसिलिटेटिंग में बता चुका हूँ, ये कौन सी अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज़, तो 90 रुपये और ये 1.4 रुपीज़ था, तो ये 90 रुपीज़ क्यों नहीं लिया, 91.4 क्यों लिया। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स, क्या यहाँ पे देखिए लाइन लिखी हुई है, टैक्सेबल वैल्यू, ये 91.4 क्या है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, यहाँ पे हैश टैग, यानी कि इसको निकालने का एक तरीका क्या है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड ब्रोकरेज, यानी कि 90 रुपीज़ प्लस एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, ये टैक्स नहीं है, वो सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स अलग चीज़ है, ये सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स अलग चीज़ है, और एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस एक चार्ज है, अलग चीज़ है, इसको भी ऐड कर देंगे, और सेवी टर्नओवर फीस ऐड कर दें माइनस ये कर देंगे, तो इसको मत जाइए, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, टैक्सेबल वैल्यू की, यानी कि 90 रुपीज़ प्लस 1.4, इसको ऐड करेंगे कितना है 91.4, और किस पे लगता है जीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू पे, तो कितना परसेंट 18%, तो 91.4 कितना आया 18%, 16.45, तो यहाँ पे कितना आया 16.45। तो फैसिलिटेटिंग सर्विसेज फॉर ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी, इसके ऊपर जीएसटी है, जी हाँ, इस सर्विसेज के ऊपर जीएसटी, सिक्योरिटीज के ऊपर नहीं, इससे रिलेटेड जो ये सर्विसेज है उस पर जीएसटी है, सिक्योरिटीज पर जीएसटी नहीं, इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन, अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी एक सर्विस है, इसके ऊपर जीएसटी है। सिक्योरिटीज के ऊपर क्या है, जैसे मैंने सेल कितने के रुपए किया था 880, क्या इसके ऊपर जीएसटी है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है एसटीटी, ये देखा है ना, यहाँ पे सेल वैल्यू कितनी थी 880, इस पे इतना परसेंट एसटीटी था, कितना है 0.55 पैसा, यहाँ पे जीएसटी नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड जो सर्विस दी है किसने, ब्रोकर कंपनी चार्ज ब्रोकरेज, क्या, क्योंकि हमने उसको बोला यहाँ पे आप डायरेक्ट सेल परचेज नहीं कर सकते, आपको किसी के थ्रू जाना होगा, तो आप इसको बोलोगे तो ये फ्री में काम नहीं करेगा, ये बोले मैं 15 रुपये लूँगा भाई, तो चाहे 1 खरीद चाहे 10 खरीद चाहे 100 खरीद, तो इसने बोला ठीक है, तो इसने 6 टाइम परचेज और सेल किया, तो हर एक टाइम का कितना 15 रुपये, कितना 90 रुपीज़ प्लस अदर चार्जेस कितना 1.4, कितना है 91.4, और उस पर एट द रेट 18% जीएसटी, कितना है 16.45, ये टोटल कितना हो गया आपका, ये टोटल हो गया आपका 91.4 प्लस 16.45, 107 रुपये 85 पैसे, ये आपको इतने का बिल सुबह आपको दे देगा, इतने का टैक्स इनवॉइस आपको देगी, इतने रुपए आप हमको जमा कीजिए, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सर्विसेज क्या होती हैं, इसको भी आप नोट कीजिए।
कौन सी सर्विस, एक फैसिलिटेटिंग वाली और एक अरेंजिंग वाली, इन दोनों पर क्या है, जीएसटी है। सेल पर जीएसटी नहीं, उस पर एसटीटी है, लेकिन जो आप जितनी बार सेल परचेस करोगे उस पर जो सर्विसेज दे रहा है उस पर 15 रुपये ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है, प्लस अदर चार्जेस 1.4, इसके ऊपर भी जीएसटी है। नोट कर लिया होगा आपने। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो सेल परचेस कर रहे हैं किसका, शेयर्स का, इसके ऊपर जीएसटी नहीं है। क्या, शेयर्स के ऊपर जीएसटी नहीं है। इतना आपको समझ में आया, क्योंकि शेयर्स क्या है, सिक्योरिटीज़ है, और सिक्योरिटीज़ पर ये तो ना ही गुड्स है और ना ही ये सर्विस है। क्या है, ना ही सिक्योरिटीज, ना ही गुड्स है, ना ही सर्विस है। और जीएसटी इसके ऊपर लगता है गुड्स और सर्विस के ऊपर। अगर ये गुड्स भी नहीं है और सर्विस भी नहीं है तो इसके ऊपर जीएसटी भी नहीं। लेकिन इससे रिलेटेड फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी वाली जो सर्विस है उस सर्विसेज के ऊपर जीएसटी है। क्या, उस सर्विस यानी कि जो ब्रोकरेज है, जो ब्रोकरेज चार्ज करती है कंपनी, उसके ऊपर जीएसटी है। जो ब्रोकरेज मतलब अरेंजिंग ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी वाली सर्विस, और जो फैसिलिटेटिंग वाली सर्विस है, फैसिलिटेटिंग वाली सर्विस है, इसके ऊपर भी जीएसटी है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आई डेफिनेशन पढ़नी है सर्विसेज की। सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स एंड सिक्योरिटीज। आइए गुड्स की डेफिनेशन भी साथ में पढ़ लेंगे एक बार। सेक्शन 2 क्लॉज 52। गुड्स मीन्स एवरीथिंग या एवरी काइंड ऑफ, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, विच कैन बी मूव्ड विदाउट एनी डिसमेंटलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसा है वैसा का वैसा, या एक आध नट खोलना तो उसको डिसमेंटलिंग नहीं कहते। अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, मनी सिक्योरिटीज गुड्स नहीं है, एक्सेप्ट ये मनी नहीं है, यानी कि ये गुड्स है। ठीक, फिर इसमें भी हमने क्या कहता था, बट इंक्लूड्स एक्सनेबल क्लेम। एक्सक्लेमेबल क्लेम क्या है, गुड्स है, हाँ जी गुड्स है। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्री टू बी सेवर्ड बिफोर सप्लाई और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, ये भी क्या गुड्स है, जी हाँ गुड्स है। और जो गुड्स नहीं है वो क्या है, सर्विस है। तो सर्विस क्या है, सर्विस मीन एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी सिक्योरिटी, यानी कि जो गुड्स नहीं है, जो मनी नहीं, सिक्योरिटी नहीं, जो बचा वो क्या है, सिक्योरिटी। फिर सिक्योरिटी में कुछ चीज़ें ऐड करी, क्या, एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, मनी नहीं है, एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी फॉर विच ए सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, वो सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लगेगा, वो सर्विस होगा। और इट कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन फॉर विच ए सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। ठीक, फिर इसका एक्सप्लेनेशन, इट इज क्लैरिफाइड एज एक्सप्रेशन सर्विस इंक्लूड फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज। अब हमारा गुड्स क्या है, अब हमारा क्या नाम है, हमने पढ़ लिया गुड्स क्या है और सर्विसेज क्या है। गुड्स क्या है और सर्विसेज क्या है। लैंड एंड बिल्डिंग क्या मूवेबल है, मूवेबल नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सर्विसेज। ये गुड्स नहीं है, क्या है, सर्विसेज। मनी क्या है, क्या ये गुड्स है, ना तो ये गुड्स है और ना ये सर्विसेज है। सिक्योरिटीज, ना तो ये गुड्स है ना ये सर्विसेज। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो हम अपना कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, हम अपना पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2। उसमें क्या पढ़े, सेक्शन 7 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। क्या, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। कितने सब सेक्शन थे, 4। उसमें से पहला सब सेक्शन कौन सा था, 1। और ये सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 1 में हम क्या पढ़ रहे थे, क्लोज ए। कौन सा, क्लोज ए। ये क्या था, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। देखिए सारा कुछ सप्लाई, अगर आप सप्लाई समझ जाएंगे तब भी इस चैप्टर पे या इस सब्जेक्ट में आपको ग्रिप होगा। अगर क्योंकि सारी चीज़ें सप्लाई के ऊपर बेस है, किसके ऊपर, सप्लाई। और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस हो तभी उसके ऊपर जीएसटी लगेगा।
तो उसके लिए सप्लाई और गुड्स और सर्विसेज क्या हो इसके बारे में अच्छे नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। आगे चैप्टर बहुत ईजी है, सारे चैप्टर ईजी है, ओनली इस चैप्टर पर आपका ग्रिप होना जरूरी है, इससे रिलेटेड होंगे सारे चैप्टर। अगर आपको सप्लाई समझ में नहीं आएगा, गुड्स सर्विस क्या समझ में नहीं आएगा, तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो क्या हम पढ़ रहे थे क्लोज से ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब आपको पता है कि गुड्स क्या है और सर्विसेज क्या है। 99% दोनों हमने गुड्स और सर्विस के बारे में समझ लिया। 1% जो भी चीज़ें बची होंगी कि वो गुड्स है कि नहीं या सर्विस है कि नहीं, वो जब आगे ज़रूरत होगी तब उसको आप कवर करेंगे। क्या जब आगे ज़रूरत होगी तब उसको कवर करेंगे, क्योंकि उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। जितना आपको समझा है इतना सफिशियंट है, और आगे जो 1% ज़रूरत होगा उसके बारे में बात हम कर लेंगे। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एज सच एज। यहाँ पे क्या डेफिनेशन, इंक्लूड्स। क्या एक होता है सप्लाई मीन्स और एक होता है सप्लाई इंक्लूड्स। मीन्स और इंक्लूड्स में क्या होता है इसको मैं बताता हूँ आपको, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में अपना क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे एस, यहाँ से सच, सच के बाद से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक, कितना, यहाँ तक। इतना समझिए, एक होता है मीन्स और एक डेफिनेशन स्टार्ट होती है इंक्लूड से। किससे, इंक्लूड से। मीन्स से जब स्टार्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव। तो इसको क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव। मीन्स में अगर कोई डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है तो जो बोला उतना ही, क्या जो बोला उसके उसके बाहर मत जाइए, जो बोला उसके अंदर ही रहिए। और इंक्लूसिव, जब भी इंक्लूसिव हो तो इसका मतलब क्या होता है, एक तरह से वो एग्जाम्पल दे देते, क्या होते हैं एग्जाम्पल, कि ये इतना, ठीक। यहाँ पे आप समझिए कहीं ना कहीं लास्ट में क्या लगा हुआ है, एक्स्ट्रा। अगर और कोई मतलब निकालते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कलर, तो इसका क्या होगा, रेड, वाइट, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, इसका क्या है, ये एक्सेट्रा, ये इंक्लूड और भी टाइप से कलर है, क्या और भी टाइप से कलर्स है। तो जब हमने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, किसी गुड्स की, तो यहाँ पे क्या था, गुड्स मीन्स, ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, जो बोला गया है यहीं पे रहिए, इसके ज़्यादा बाहर मत जाइए, ठीक। अगर कुछ चीज़ इसको इंक्लूड करना होगा या एक्सक्लूड करना हो तो साथ में बता देंगे। जैसे यहाँ पे क्या किया, बट इंक्लूड्स, बट इंक्लूड करके क्या कर दिया, यहाँ पे क्या है, मीन्स प्लस इंक्लूड्स, क्या, मीन्स प्लस एक्सक्लूड, वो इंक्लूड्स, मीन्स और यहीं पे ख़त्म कर देते तो भी ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होती, और मीन्स प्लस इंक्लूड्स हो तो वो भी क्या होती है, अपनी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होती है। तो मीन्स होगा या मीन्स प्लस इंक्लूड्स, तो वो भी क्या होगा, अपनी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होगी। और फिर हमने बात की सर्विसेज, सर्विसेज मीन्स, फिर हमने बात करी सर्विसेज की, किसकी, सर्विसेज मीन्स, और फिर कुछ इंक्लूड करना हो तो उसको भी इंक्लूड कर दिया। तो ठीक, तो मीन्स वाले क्या हो गई, एग्जॉस्टिव, और इंक्लूड वाले कौन से होते हैं, इंक्लूसिव, जैसा कि यहाँ पे बताया आपको। सप्लाई, सप्लाई की डेफिनेशन क्या है, सप्लाई की है हमारी इंक्लूसिव, क्यों, क्योंकि ये इंक्लूड से स्टार्ट होती है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, बताया। सप्लाई इंक्लूड्स, क्या, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ सच एज, यहाँ पे लगा दें सच एज, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल। मान लीजिए रेंटल तो रुक जाते, फिर लिख देते मेड और एग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय ए पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दर ऑफ बिजनेस, तो वे लीज और डिस्पोजल उसमें आता है, या यहाँ इतना बोल के लिख जाते हैं, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और एग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय ए पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दर ऑफ बिजनेस, तो भी उसमें कहीं ना कहीं ये एक्सचेंज लाइसेंस आ जाता है। तो क्या लिया, includes all forms of supply, all forms of sale, all forms of supply, all forms of sale, चाहे वो सेल हो, ट्रांसफर हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, लाइसेंस हो, रेंटल हो, लीज हो, डिस्पोजल हो, मेड और एग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ
बिजनेस। तो ये कौन सी डेफिनेशन है? इंक्लूसिव। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इस पूरे क्लोज ए के बारे में, इसको फिनिश करेंगे। तो जैसा हमने गुड्स और सर्विस के बारे में अभी पढ़ा, गुड्स और सर्विस के बारे में, तो सर्विस में मैं कुछ चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा, उसको भी आप नोट कीजिए और समझिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सर्विस कैन बी आइदर एक्टिव और पैसिव। क्या? सर्विस कैन बी आइदर एक्टिव और पैसिव। अब ये एक्टिव क्या होता है और ये पैसिव क्या होता है? एक्टिव, एक्टिव बोले तो टू डू समथिंग, कुछ करना भी सर्विस है। एक्टिव मतलब टू डू समथिंग, कुछ करना भी सर्विस है। और पैसिव, पैसिव मतलब नॉट टू डू समथिंग, कुछ ना करना भी सर्विस है। क्या बताया? एक सर्विस कैन आइदर भी एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मतलब टू डू समथिंग, कुछ करना भी सर्विस है। और पैसिव नॉट टू डू समथिंग, कुछ ना करना भी सर्विस है। अब ये इसको समझते हैं। एक है ए एक्टिव सर्विस और बी है पैसिव, ये भी सर्विस है। इसमें कितने पार्ट हैं? एक। और इसमें कितने पार्ट हैं? एक और ये दो, दो पार्ट है। ए वाले में कितने पार्ट हैं? एक। और इसमें कितने हैं? दो पार्ट, 2 और 3। देखिए, मैंने गिव मनी टू डॉक्टर टू ट्रीट पुअर पीपल, मैंने डॉक्टर को पैसे दिए कि आप गरीब लोगों का इलाज करो। तो क्या किया? मैंने पैसे दिए डॉक्टर को टू ट्रीट पीपल, यानी कुछ करने के लिए। क्या? कुछ करने के लिए मैंने पैसे दिए। तो कुछ करना भी सर्विस है। मैंने उसको पैसा दिया कि तुम दूसरे का इलाज करो। तो डॉक्टर क्या कर रहा है यहाँ पे? कुछ कर रहा है। डॉक्टर यहाँ पे क्या कर रहा है? ट्रीटमेंट कर रहा है। तो ये क्या है? सर्विस। गिव मनी टू फैक्ट्री टू ट्रीट वेस्ट वाटर बिफोर ड्रेन डायरेक्ट इनटू द वाटर। कानपुर में क्या है? कानपुर में है लेदर फैक्ट्री, लेदर फैक्ट्री कानपुर में है लेदर फैक्ट्री। और ये क्या करती है? जो भी इनका वेस्ट होता है, वेस्ट वाटर, ये डायरेक्ट गंगा रिवर में क्या कर देती है? ड्रेन कर देती है, यानी कि उसमें छोड़ देते सारा गंदा पानी। तो मैंने क्या बोला फैक्ट्री को कि आप मुझसे पैसा ले लो और मशीन्स लगा लो, और क्या है, अपना पानी को आप जो वेस्ट वाटर है इसको ड्रेन करने से पहले इसको आप ट्रीट करो। क्या करो? ट्रीट मतलब इसको ठीक करो, सीधा गंगा रिवर में मत छोड़ो। एक काम करो, पहले एक आप मशीन लगा लो और इसमें आप इसको ट्रीटमेंट करो, यानी कि पानी को पहले जो वेस्ट है उसको इसमें से हटा दो और उसको आप अलग से उसको आप फेंक दो, और उसको और जो ट्रीटमेंट वाला गंदा पानी उसको इसमें आप छोड़ो। कुल मिला के वाटर आप इसमें छोड़िए और जो वेस्ट है उसको आप अलग से रखिए और उसको अलग से उसका ट्रीटमेंट कीजिए, अलग से उसको फेंकिए, गंगा रिवर में मत फेंकिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं डॉक्टर को पैसे दे रहा हूँ कि लोगों का इलाज करो, कुछ करने के लिए डॉक्टर को पैसे दे रहा हूँ, तो ये भी क्या है? सर्विस है। गिव मनी टू फैक्ट्री टू ट्रीट वेस्ट वाटर बिफोर ड्रेन डायरेक्ट इनटू द रिवर। मैं फैक्ट्री को पैसे दे रहा हूँ कि आप मशीन लगाइए और इसको ट्रीटमेंट कीजिए, यानी कि मैं कुछ करने के लिए उनको पैसे दे रहा हूँ। तो ये क्या है? टू डू समथिंग, कुछ करना भी सर्विस है। वही समझते पैसिव, नॉट टू डू समथिंग, कुछ ना करना भी सर्विस है। ये कैसे? तो इसमें दो है, एक है टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। रिफ्रेन मतलब होता है मना करना, टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। रिफ्रेन मतलब होता है मना करना, मना करना फ्रॉम एन एक्ट, कुछ करने से, मना करना कुछ करने से। जैसे कि पैसे ले लो, मुझ पर केस मत करो। एक पर्सन है, इसने एक दूसरे पर्सन को पीट दिया। क्या? पीट दिया। अब ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर केस करूँगा क्योंकि तुमने मुझे मारा है। तो क्या किया इसने कि तुम मुझसे पैसे ले लो, मुझ पर केस मत करो, केस मत करो। कुछ ना करने के लिए पैसे दे रहा है। क्या? कुछ ना करना भी सर्विस, यानी कि टू रिफ्रेन, मना करना फ्रॉम एन एक्ट। किस एक्ट से मना कर रहा है? कि ठीक है मैं पैसे ले लूँगा, मैं तुम्हारे ऊपर केस नहीं करूँगा, यानी कि कुछ ना करना, चुपचाप घर बैठेगा और उसका अपना इलाज करवाएगा,
केस इसके ऊपर नहीं करेगा, यानी कि ये मना कर देगा कि ठीक है मैं केस नहीं करूँगा, मैं पैसे ले रहा हूँ तुमसे, मैं तुम्हारी बात से एग्री हूँ। दूसरा, पैसे ले लो मुझसे कंपटीशन मत करो। एक डॉक्टर है, उसने अपनी दुकान खोली, दूसरा डॉक्टर आ गया कि मैं भी तुम्हारे सामने अपनी दुकान डालूंगा, तो इसने बोला पैसे ले लो, यहाँ दुकान मत डालो, मुझसे कंपटीशन मत करो। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, पैसे ले लो मुझसे कंपटीशन मत करो, यानी कि तुम अपना बिजनेस मत करो, बिजनेस मत करो, बिजनेस यहाँ मत करो, मेरी दुकान के सामने मत करो, या पैसे लो कभी भी बिजनेस मत करो। ठीक, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ ना करने के लिए पैसे मिल रहे हैं कि चुपचाप घर बैठो मुझसे पैसे लेते रहो, कुछ रिसर्च मत करो मुझसे पैसे ले लो, मतलब कुछ ना करने के पैसे मिल रहे हैं। तो कुछ ना करना भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्विस। पैसे ले लो, नॉइस पोल्यूशन मत करो। मेरा हॉस्पिटल है, उसके सामने एक दुकान है, शॉप है, किस चीज़ की शॉप है, ये है डीजे वाले की। ठीक, ये बहुत शोर मचाते हैं, मैंने बोला पैसे ले लो, डीजे मत बजाओ, शोर मत करो, पेशेंट को दिक्कत होता है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, पैसे ले लो, नॉइस पोल्यूशन मत करो। यानी कि हर एक केस में क्या हो रहा है, कुछ ना करना, मतलब तुम कुछ मत करो पैसे ले लो, कुछ मत करो पैसे लो। ऊपर क्या था, पैसे लो काम करो, यहाँ पे बोलो कुछ ना करने के पैसे मिल रहे हैं। पैसे ले लो, ज़्यादा ऊंचा घर मत बनाओ, नहीं तो धूप नहीं आएगी मेरे घर। दिल्ली या सिटी में क्या होता है, वहाँ पे 5 मंजिल, 8 मंजिल, 10 मंजिल घर बनते हैं। तो जिसका घर 5 मंजिल का, उसके पीछे अगर 8 मंजिल बना दोगे तो उसके घर पे धूप नहीं आएगी। तो उसने क्या बोला कि पैसे ले लो। अब देखिए उसकी मर्जी, वो पैसे ले रहा है कि नहीं ले रहा, वो अलग केस है कि वो घर नहीं बनाएगा पैसे लेके, या वो नॉइज पोल्यूशन नहीं करेगा, या वो कंपटीशन नहीं करेगा, उसकी मर्जी, वो तो डालेगा दुकान, वो केस करेगा, वो शॉप पे डीजे बजाएगा, पैसे नहीं लेगा। तो आपको समझना कि क्या वो सर्विस है कि नहीं। तो अब समझने के लिए, पैसे ले लो, ज़्यादा ऊंचा घर मत बनाओ। मान लो वो 3 मंजिल नहीं, वो भी 5 मंजिल ही बनाएगा, 3 मंजिल के 30 लाख रुपए ले लिया, तो क्या बन जाएगा, सर्विस। पैसे ले लो, मेरी दुकान के सामने अपनी दुकान मत खोलो। कभी कभी होता है ना, एक दुकान अच्छी सी चल रही है, एक समोसे की दुकान अच्छी सी चल रही है, तो उसके सामने दूसरा समोसे वाले ने दुकान डाल दिया कि उससे कस्टमर सारे ले जाएगा, वो अच्छी और दुकान डाल देगा, इससे वीआईपी दुकान डाल देगा, कम रेट में देगा। तो कंपटीशन ना करो, पैसे ले लो, नॉइस पोल्यूशन मत करो, पैसे ले लो किसी भी कारण से। टू रिफ्रेन मैंने कि मना करना, फ्रॉम एन इट कुछ ना करने से, कुछ करने से मना करना और उसके बदले पैसे लेना। और दूसरा क्या, टू टॉलरेट एन एक्ट, मतलब किसी का एक्ट को क्या करना, सहन करना। जैसे कि एग्जांपल, एक रेस्टोरेंट वाला अलाउ स्मॉल मोमो सेलर, टिक्की सेलर टू सेल इन फ्रंट ऑफ ए रेस्टोरेंट फॉर मनी। एक रेस्टोरेंट वाला, उसने अच्छी सी रेस्टोरेंट डाला है, उसके सामने एक टिक्की वाला आया और वो सामान बेचने लगा, तो क्या वो उसको यहाँ पे भगा देगा, नहीं भगा देगा, नहीं खड़ा होने देगा, तो बोलेगा यहाँ से भाग जाओ। या फिर एक बोलेगा कि हर रोज़ के मुझे आप 5,000 रुपये दो और यहाँ पे तुम अपनी जो भी रेडी है, जो भी है रिक्शा, उसको लगाइए आप, और समोसा टिक्की जो भी सेल करना कीजिए। तो वो क्या कर रहा है कि वो, ये क्या कर रहा है रेस्टोरेंट वाला, इसका एक्ट को सहन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे रहेगा तो उसका नुकसान होगा उसकी दुकान के सामने। तो क्या कर रहा है, वो सहन कर रहा है किसको, रिक्शा वाले को। तो उसके बदले क्या कर रहा है, वो पैसे चार्ज करेगा उससे। तो रेस्टोरेंट अलाउ स्मॉल मोमोज सेलर टू सेल इन फ्रंट ऑफ ही रेस्टोरेंट फॉर मनी। ठीक है भाई, 5,000 रुपये रोज का दे और मेरे रेस्टोरेंट के सामने तो दुकान लगा ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको सहन कर लूँगा। अदरवाइज उसको भगा देगा। ऐसी मार्केट में होता है, कोई भी अपनी शॉप के सामने दूसरे को खड़ा नहीं होने देगा, क्योंकि उससे कस्टमर का लॉस हो सकता है। तो ठीक है, मुझे पैसे दो, फिर खड़े हो, मुझे इससे दिक्कत नहीं है। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, अगर आप वर्क को टाइम पे कंप्लीट नहीं करोगे तो मैं आपसे क्या चार्ज करूँगा, पेनल्टी, क्योंकि मैं आपका सहन कर रहा हूँ कि जो आप टाइम से काम नहीं करें मुझे प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो सहन करना। पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट ऑन टाइम, कोई अमाउंट ड्यू था उसको आप टाइम से नहीं पेमेंट कर रहे हो, तो उसके बदले मैं आपके ऊपर पेनल्टी लगाऊंगा। तो यहाँ पर जो मैंने आपको एक पेंडिंग लिखवाया था, ये देखिए, जब मैं आपको पेटीएम वाला ये समझा रहा था, यहाँ पे पेटीएम लोन वाली सर्विसेज,
कि अगर आप कन्वीनियंस फीस तो चार्ज करते, अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं करोगे तो मैं आपसे क्या करूँगा, लेट फीस चार्ज करूँगा। तो यहाँ पे लिखा था पेंडिंग। तो लेट फीस क्या होता है कि तुमको ड्यू अमाउंट जो है वो मुझे 1 से 7 के बीच में पेमेंट करना था, लेकिन आपने 7 तारीख तक पेमेंट नहीं किया, तो मैं आपसे क्या लगा रहा हूँ, मैं आपके ऊपर लगा रहा हूँ पेनल्टी, क्योंकि उसने आपका टोलरेट किया कि आपने टाइम से काम क्यों नहीं किया, तो उसके बाद लेट फीस लगाया या पेनल्टी लगाया, तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है। तो यहाँ पे पेंडिंग लिखवाया था कि इस पर जीएसटी क्यों लगता है, तो इसका आंसर यहाँ पर है कि कुछ ना करना, यानी कि सहन करना। यहाँ पे टू टॉलरेट एन एक्ट, ये किसके अंडर में आता है, पैसिव वाले के अंडर, नोट टू डू समथिंग। तो टॉलरेट एन एक्ट, सहन करना, इसके बदले क्या लगा है, पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट ऑन टाइम। तो इसके ऊपर भी क्या होता है, जीएसटी लग जाता है, क्योंकि ये सर्विस है। सहन करो दूसरे को और पैसा ले लो उससे, यानी कि दूसरे का कुछ भी जो है, यहाँ पे सब लोग सह रहे हैं यहाँ पे, ठीक, और उसके बदले क्या ले रहे हैं, पैसा। तो ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। तो यहाँ तक क्या बताया मैंने, सर्विस कैन बी आइदर एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मतलब टू डू समथिंग, और बी पैसिव मतलब नॉट टू डू समथिंग। तो क्या मैंने बताया, ए और बी क्या है, सर्विस, और ए और बी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। ए और बी एक्टिव और पैसिव, ये क्या है, सर्विस, और ए और बी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। देखिए मैंने यहाँ भी एक पेंडिंग लिखा हुआ है। जब आगे हम कॉन्सेप्ट पे, जब वो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट है, तब वहाँ पे आपको जैसे ये समझ में आ गया कि वो पेटीएम वाले पे उस पर जीएसटी क्यों लगा, उसी टाइम आपको तब भी समझ में आ जाएगा कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस क्यों है। देखिए सर्विस है, ठीक, फिर ये अगर कोई चीज़ सर्विस है तो उसकी सप्लाई क्या बनेगी, सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक। तो ये सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस क्यों बनी, ये मैंने लिख दिया पेंडिंग में। तो ये मैं आपको जब आके बताऊंगा, तो इसको भी आप नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो मैंने भी आपको क्या बताया, एक्टिव और पैसिव, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। टू डू समथिंग मतलब कुछ करना, और नॉट टू डू समथिंग मतलब कुछ ना करना, मना करना, यानी कि रिफ्रेन। और सहन करना मतलब टॉलरेट। ये क्या है, ये सब है सर्विसेज, ये भी क्या है, सर्विसेज। और एक्सप्रेस या इम्प्लाइड एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे वो रिटर्न में हो चाहे वो ओरल में हो, प्लस कंसिडरेशन भी होना चाहिए, तभी वो क्या बनेगा, तभी वो बनेगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्या, सर्विस तो बन गया, लेकिन वो सप्लाई ऑफ सर्विस कब बनेगा, जब कंसिडरेशन और एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एग्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए, जब भी मैंने बोला सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हर एक चीज़ में यहाँ पे देखिए मनी, यहाँ भी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है, आप कंसिडर इतना समझिए अभी, समथिंग इन रिटर्न, या आप समझिए क्विड प्रो क्यू, या फिर आप समझिए मनी। क्या,
समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो या फिर मनी। तो आप ध्यान दीजिए हर एक एग्जाम्पल में जो भी मैंने यहाँ पे दिया है, यहाँ मनी है, यहाँ भी मनी है, ठीक। इस एग्जाम्पल में यहाँ भी मनी, 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 यहाँ भी मनी है, पेनल्टी यहाँ भी मनी है, यहाँ पेनल्टी यहाँ भी मनी है, पैसा यहाँ भी मनी है। तो कुल मिला के जब वो टू डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग प्लस एक्सप्रेस या इम्प्लाइड प्लस कंसिडरेशन होगा, तभी वो क्या बनेगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या बनेगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं अपने डेफिनेशन पर। हम क्या पढ़ रहे थे, सेक्शन 7 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। सबसेक्शन 1 सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज ए। 7(1) में कितने क्लोज हैं, ए, डबल ए, बी और सी, कितने क्लोज हैं, 4 क्लोज। और सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज ए, क्लोज डबल ए, क्लोज बी और क्लोज सी, यानी कि जो भी लिखा हुआ है ए, डबल ए, बी और सी में, वो क्या है, सप्लाई। क्या है वो, सप्लाई। सप्लाई इंक्लूड्स, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसमें ए, डबल ए, बी और सी, उसमें जो भी कुछ लिखा है वो क्या है, सप्लाई। तो हम क्या पढ़ते हैं, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई गुड्स और सर्विस और बोथ। तो हमने गुड्स पढ़ लिया, सर्विस पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, गुड्स और सर्विस। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, सच एज, ये सच एज क्या चीज़ है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज, यहाँ से पढ़िए, इतना इग्नोर कीजिए, ऑफ से लेके यहाँ तक बोथ तक इग्नोर कीजिए और पढ़िए। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज, यानी कि सप्लाई क्या है, इसका कुछ एग्जाम्पल दिया है, सच एज कुछ एग्जाम्पल दिया है कि सप्लाई क्या है। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। तो ये इसको नोट करते हैं। फिर मेड और एग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, अब इसको समझिए, समथिंग रिटर्न या मनी बाई ए पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फिर बात करते हैं पर्सन की, आइए पहले बात करते हैं ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल क्या होता है, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल क्या होता है। सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज ए, इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, सारे फॉर्म्स किसके, सप्लाई के, ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सच एज ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज, सप्लाई किसी भी फॉर्म में हो, जैसे कि किस फॉर्म में हो, चाहे वो सेल की फॉर्म में हो, सेल के फॉर्म में हो, चाहे वो ट्रांसफ़र की फॉर्म में हो, चाहे वो बार्टर के फॉर्म में हो, चाहे वो एक्सचेंज की फॉर्म में हो, चाहे वो लाइसेंस की फॉर्म में हो, चाहे वो रेंटल की फॉर्म में हो, चाहे वो लीज के फॉर्म में हो, चाहे वो और चाहे वो डिस्पोजल की फॉर्म में हो, चाहे वो
ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई किस फॉर्म में हो, सच एज, कुछ एग्जांपल दे, चाहे वो सेल हो, ट्रांसफर हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। जैसे कि पहले मैन्युफैक्चरिंग पर क्या लगता था, एक्साइज। फिर इंट्रा स्टेट सेल पर क्या लगता था, वैट। इंटर स्टेट पर क्या लगता था, CST। सर्विस पर क्या लगता था, सर्विस टैक्स। उसी तरह GST में ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई पे क्या लगता है, GST। क्या सप्लाई पे क्या लगता है, GST। किसके सप्लाई पे GST लगता है, गुड्स और सर्विस, चाहे दोनों साथ में हो, चाहे अलग अलग हो, चाहे साथ में हो, इनकी सप्लाई पे क्या लगता है, GST। जैसे कि मैं आपको भी बता रहा था कि सेल पर GST लगता है, सेल पर GST लगता है, सेल पर GST। सेल पर क्यों GST लगता है, क्योंकि सेल एक फॉर्म है किसकी, सप्लाई की। सेल क्या है, एक फॉर्म है, एक फॉर्म है किसका, सप्लाई का, एक रूप है किसका, सप्लाई का। तो ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एस, यानी कि यहाँ पे क्या दिया, एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल किसके, सप्लाई के फॉर्म्स के। फॉर्म मतलब ये कोई फॉर्म वाला फॉर्म नहीं, फॉर्म मतलब तरह है, यहाँ पे लिख दिए तरह वाला फॉर्म है, ये कोई फॉर्म नहीं है, ठीक। ये फॉर्म भर के लेकर, ये तरह वाला फॉर्म्स, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज, कुछ एग्जांपल दिए, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। ये बात करते हैं ये सब क्या होता है, इसके बारे में, सबके बारे में बात करते हैं। आप अपनी बुक के पेज नंबर किस पे, 2.15 पेज नंबर पर आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, जो हमने अभी लिख रखा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ए फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, वेरियस फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, क्या लिखा हुआ है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ सप्लाई contemplated in section 7 subsection 1 clause A are sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal. These forms of supply are only illustrative, not exhaustive. मैंने क्या बताया, ये एक एग्जाम्पल है। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच है, सच है मतलब एग्जाम्पल, और भी कुछ सप्लाई हो सकता है, लेकिन उन्हें बता दे कि ये तो सप्लाई है, पर कोई और अपना दिमाग लगाता है कभी कि ये तो लिखा ही नहीं हो, तो उसको भी सप्लाई के अंदर में ले लेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये सच है करके लिखा हुआ है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं सप्लाई के फॉर्म्स के। नन ऑफ दिस टर्म्स हैव बीन डिफाइंड अंडर द एक्ट। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग वी हैव टेकन रिकोर्स टू देयर डिक्शनरी मीनिंग और अदरवाइज एंड हैव एक्सप्लेन देम एज फॉलोज। तो सबसे पहले बात किया सेल। देखिए सेल क्या होता है, सिंपल सा सेल होता है। The dictionary meaning of term sale is the act of selling, specifically the transfer of ownership of and title to property from one person to another for a price। मान लीजिए पेंसिल है, मैं दुकान पे गया, मैंने ये पेंसिल खरीद लिया, पैसे दिए, पेंसिल ले लिया। पेंसिल की ओनरशिप किसके पास आ गई, मेरे पास आ गई। इसका पोजीशन किसके पास आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा। इसको यूज़ कौन करेगा, मैं करूँगा, क्योंकि मैंने इसके बदले पैसा दिया है, इसको मैंने परचेज़ किया है। और दुकान वाले ने क्या किया, इसको सेल, यानी कि उसने ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया, टाइटल टू प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर ए प्राइस। उसने मुझसे पैसा लिया, मुझे सेल कर दिया। एज पर द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, a contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfer or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price। फिर फर्दर यहाँ पे क्या डिफाइन किया, द टर्म ट्रांसफर हैज़ बीन डिफाइंड इन ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी। ये क्या एक डिक्शनरी है, ब्लैक लॉ डिक्शनरी। इसमें क्या है कि कोई भी टर्म अगर उसका डेफिनेशन देखना हो तो हम यहाँ से देख सकते हैं, इसमें सब के बारे में डेफिनेशन लिखा हुआ है इन द ब्लैक लॉ डिक्शनरी। एज टू कन्वे और रिमूव फ्रॉम वन प्लेस पर्सन एक्सेट्रा, फ्रॉम वन प्लेस पर्सन एक्सेट्रा टू अनदर, मतलब हम एक पर्सन से या एक प्लेस से किसी अनदर
प्लेस पे या पर्सन को पास कर रहे हैं या हैंड ओवर कर रहे हैं फ्रॉम वन टू अनदर स्पेसिफिकली टू मेक ओवर द पोजीशन और कंट्रोल ऑफ। अगर हम ये पेंसिल एक प्लेस ए से प्लेस बी पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं या पेंसिल को किसी एक पर्सन मिस्टर ए से मिस्टर बी को दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन, मतलब इसको हम इसका हक, सीधा ही पेंसिल उसको दे रहे तो ये भी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ट्रांसफ़र। क्या बन जाएगा, ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र क्यों लिया, मान लीजिए हो सकता है कल दुकान वाला बोले कि मैंने पेंसिल पैसे नहीं लिए हैं और मैंने पेंसिल उसको ट्रांसफ़र कर दिया। किसको, मिस्टर ए ने पेंसिल सेल किया, पैसा लिया तो सीधा सेल में आ गया। लेकिन वो कल बोले कि नहीं मैंने सेल नहीं किया, मैंने पैसा नहीं लिया, मैंने उठा के पेंसिल उसको ट्रांसफ़र कर दिया कि ये लीजिए, इसको आप यूज़ कीजिए, आज से ये आपकी पोजीशन उसको दे दिया, कंट्रोल उसका दे दिया पेंसिल का कि इसको आप यूज़ कीजिए। और क्या करेगा, चुपचाप उससे पैसे कैश में ले लेगा और बोलेगा मैंने ट्रांसफ़र किया है। तो ऐसे तो हर कोई बोलेगा कि मैं सेल नहीं, मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मैं पैसे वो ले रहा हूँ, चुप बोलेगा पैसा नहीं ले रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, नुकसान होगा। तो ट्रांसफ़र वो भी क्या कवर कर लिया, बोला हमें इससे मतलब नहीं, अगर हमने ट्रांसफ़र किया तो भी इसको हम सप्लाई मान लेंगे, हमें आप जीएसटी दीजिए, आप पैसे लो, 10 रुपये की पेंसिल पे 2 रुपये जीएसटी वो हमको आप दे दो, और आप 10 रुपये लो या न लो, हमें इससे मतलब नहीं है। आपने ट्रांसफ़र किया ना, ठीक है, आप 2 रुपये हमको जीएसटी का दे दो, आप ट्रांसफ़र किया, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जांपल यहाँ पे है, ए शॉपकीपर सेल्स ए पेन फॉर ₹100 टू द बायर, आफ्टर द सेल द पेन बिलोंग्स टू द बायर एंड शॉपकीपर डजंट हैव एनी राइट ऑन द पेन, दिस इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ सेल। अगर ये पेंसिल मैंने दुकान वाले से खरीद लिया पैसे देकर, तो ये थोड़ी कि वो पेंसिल छील करके उसको लिखना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं होगा, आप ही इसको यूज़ करोगे। ए कंपनी ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम इट्स फैक्ट्री टू द डिपोट और फॉर सेल पर्पस, दिस इज ए ट्रांसफर ऑफ गुड्स वेयर द सेल हैज़ नॉट येट टेकन प्लेस। ये कभी कभी होता है कि क्या होता है कि जो बिग कंपनी होती है, बिग कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग करती है, कहाँ पे, फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कहाँ पे, फैक्ट्री में, और फिर क्या करते हैं, यहाँ से अलग अलग स्टेट में, इनका क्या होता है, गोडाउन, मतलब बड़ा गोडाउन, उसको क्या बोलते हैं, डिपो। क्या बोलते हैं, डिपो। डिपो 1, डिपो 2, डिपो 3, डिपो 4। यूपी में अलग डिपो है, पंजाब में अलग डिपो है, दिल्ली में अलग डिपो है, राजस्थान में अलग डिपो है। तो क्या करते, बनाती एक जगह है, फिर यहाँ से क्या करते हैं कि डिपो में ट्रांसफ़र, और फिर यहाँ से जो भी ऑर्डर आएगा उनको यहाँ से वो सेल करेंगी। क्या करेंगी, सेल। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र। जब फैक्ट्री से यहाँ पे वो करते ट्रांसफ़र तो वो सेल नहीं हुआ, वो उन्हीं का ही डिपो है, किसका, उस कंपनी का ही डिपो है। मैन्युफैक्चरिंग किया, फिर अपने डिपो में भेज दिया, तो ये उन्होंने ट्रांसफ़र किया है। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि एक कंपनी ट्रांसफ़र गुड्स फ्रॉम इट्स फैक्ट्री टू द डिपोट फॉर सेल पर्पस। वो बिका नहीं है, बेचने के लिए भेजा है वहाँ पे, क्योंकि कंपनी में, फैक्ट्री में इतनी जगह नहीं कि इतना स्टॉक रख पाए, तो हर एक डिपो को बना के भेज दिया, यहाँ पे स्टॉक होगा, ठीक। तो दिस इज ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स वेयर द सेल हैज़ नॉट येट टेकन प्लेस। यहाँ पे भी सेल नहीं हुआ, सेल तो बाद में होगा जब ऑर्डर आएगा। यहाँ पे खुद के माल दूसरे जगह भेज रहा है, उसको क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र। यहाँ पे उसको कोई पैसे नहीं मिल रहे, अपना माल यहाँ पे रख रहा है, यहाँ पे दूसरे स्टेट में डिपोट में रख रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र। तो इसको भी क्या, सप्लाई में कवर कर लिया, और इसके ऊपर जीएसटी प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, कैसे होगा ये आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर। फिलहाल ट्रांसफ़र भी सप्लाई में आता है, सेल तो सप्लाई में है, ट्रांसफ़र भी सप्लाई में कवर होता है। वही बात करते हैं बार्टर और एक्सचेंज की। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ टर्म बार्टर इज टू एक्सचेंज गुड्स और सर्विस फॉर अदर गुड्स और सर्विस। बार्टर क्या होता है, एक गुड्स के बदले दूसरा गुड्स, एक सर्विस के बदले दूसरी सर्विस, या एक गुड्स के बदले दूसरा सर्विस। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ टर्म बार्टर इज टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ गुड्स और सर्विस फॉर अदर गुड्स और सर्विस। एक गुड्स सर्विस के बदले दूसरा गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करना। यहाँ पे मनी नहीं है, यहाँ पे मनी नहीं है। मान लीजिए
मैंने आपको ब्लू पेन दिया, आपने मुझे ब्लैक पेन दिया। मैंने आपको पेंसिल दिया, आपने मुझे रेड पेन दिया। तो यहाँ पे कोई मनी नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा बार्टर। बार्टर मतलब एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज मतलब विदाउट मनी एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे विदाउट मनी यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे कोई मनी नहीं है। विदाउट इंस्टेड ऑफ मनी मतलब मनी के बदले, यहाँ पे मनी नहीं। ब्लैक लॉ डिक्शनरी डिफाइन द टर्म एक्सचेंज एज एन एक्ट ऑफ गिविंग और टेकिंग वन थिंग फॉर अनदर, while barter deals with a transaction which only includes an exchange of goods or service. Exchange may cover a situation where a goods are paid for partly in goods or partly in money. मतलब barter deals with a transaction which only includes an exchange. बार्टर में क्या होता है, सिर्फ एक्सचेंज होगा विदाउट मनी। यहाँ पे पेन के बदले पेन, ये रेड पेन के बदले पेंसिल, गेहूं के बदले चावल, चीनी के बदले आटा। तो यहाँ पे सिंपल एक्सचेंज है, मनी नहीं है यहाँ पे, ठीक। लेकिन एक्सचेंज में क्या होता है, यहाँ पे गुड्स प्लस मनी भी होता है। क्या हो सकता है, मान लीजिए मैं आपको एक पेन के बदले एक पेंसिल दे रहा हूँ प्लस साथ में 2 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, क्या, या 5 रुपये। ये पेन है 10 रुपये का, ये पेंसिल है 5 रुपये का, तो 5 रुपये प्लस पेंसिल। तो यहाँ पे गुड्स प्लस मनी दोनों चीज़ होता है यहाँ पे। एक्सचेंज में कवर, क्या एक्सचेंज में कवर इज सिचुएशन वेयर गुड्स आर पेड फॉर पार्टली इन गुड्स एंड पार्टली इन मनी। मतलब यहाँ पे गुड्स भी होगा और साथ में मनी भी होगा। कि आप पुराना मोबाइल लाइए, मोबाइल ओल्ड मोबाइल प्लस 15,000 रुपये लाइए और न्यू 20,000 का मोबाइल आप ले जाइए। तो ये क्या है, ये है एक्सचेंज। ये क्या है, एक्सचेंज। क्योंकि यहाँ पे गुड्स भी है प्लस मनी भी है, ठीक। और मान लीजिए पुराना फ़ोन लाइए, नया फ़ोन ले जाइए, तो यहाँ पे पैसा तो दिया नहीं कुछ, खाली एक पुराना फ़ोन लाइए, नया फ़ोन ले जाइए, तो उसको क्या बोलेंगे, बार्टर। वहाँ पे मनी नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज में मनी होता है। ओल्ड कार लाइए प्लस 10 लाख रुपए लाइए और न्यू 15 लाख की कार ले जाइए, ठीक। और एग्जांपल, ओल्ड प्रेशर कुकर लाइए प्लस 2,000 रुपये और न्यू कुकर प्रेस्टीज कंपनी का आप ले जाइए। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मनी प्लस एक्सचेंज। आई होप इतना आपको समझ में आएगा, इतना आप नोट कर दिए, फिर आगे चलते हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज। देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी है। When a new car worth ₹5 lakh is purchased in exchange of an old car along with monetary consideration of ₹4 lakh paid for the sale purpose। ये क्या है, एक्सचेंज। ये बार्टर नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 लाख प्लस ओल्ड कार है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज। एक डॉक्टर गोट हिज हेयर कट फ्रॉम ए बार्बर एंड प्रोवाइड हिम मेडिकल कंसल्टेशन इन रिटर्न। एक डॉक्टर ने एक हेयर कट लिया बार्बर से और उसको प्रोवाइड किया मेडिकल कंसल्टेंसी इन रिटर्न। In this transaction, the doctor provided the medical consultancy services to the barber for which consideration was in the form of hair cutting service provided by the barber। उससे कोई अलग से पैसा नहीं लिया, उसने इसका हेयर कट किया और इसने उसको अपनी मेडिकल कंसल्टेंसी की सर्विस दी। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बार्टर। एक सर्विस के बदले दूसरी सर्विस, एक गुड्स के दूसरा गुड्स। यहाँ पे पैसे नहीं होते और एक्सचेंज में क्या होता है, पैसा। Similarly, the barber provided hair cutting service to the doctor for which consideration was in the form of medical consultancy services provided by the doctor। इसके लिए क्या है, बार्बर के लिए मेडिकल कंसल्टेंसी समथिंग रिटर्न है और डॉक्टर के लिए हेयर कट क्या है, समथिंग इन रिटर्न। ये क्या है, बार्टर। फिर बात करते हैं लाइसेंस, लीज, रेंटल और डिस्पोजल का। इसको आप नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। और सारे एग्जांपल आपके बुक में नोट है, पेज नंबर 2.15 पर।
वही बात करते हैं लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। ये देखिए यहीं पे आप नीचे आएंगे, इसके पेज नंबर 2.17 पर गिवन है। लाइसेंस, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द टर्म लाइसेंस इज ए परमिशन ग्रांटेड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी टू एंगेज इन अ बिजनेस और ऑक्यूपेशन और इन एन एक्टिविटी अदरवाइज अनलॉफुल। जैसे कि अगर आप कोई ऐसी फैक्ट्री डालना चाहते हैं जिससे पोल्यूशन होगा, तो आपको कंपिटेंट अथॉरिटी से क्या लेना होगा, लाइसेंस, कि हमें फैक्ट्री डालना चाहते हैं, हमें आप लाइसेंस दीजिए। अगर आप लाइसेंस बिना लिए वो फैक्ट्री डालेंगे तो क्या होगा, अनलॉफुल, आपके ऊपर फाइन लगेगा। तो आप पहले लाइसेंस लीजिए। तो लाइसेंस क्या है, एक परमिशन होता है कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं। जैसे कि आप ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस अनलॉफुल है गाड़ी चलाना। अगर आप लाइसेंस लेके चलाते हैं तो आपने कंपिटेंट अथॉरिटी, जो भी आपका आरटीओ, उससे आपने लाइसेंस लिया, आपने यानी कि परमिशन लिया। लाइसेंस लिया मतलब परमिशन है कि आप वो काम अब कर सकते हैं। ठीक। और फिर बात करते हैं, लाइसेंस समझ में आया आपको, इसे परमिशन होता है जो कंपिटेंट अथॉरिटी देती है कि आप वो बिजनेस ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ रेंटल इज एन is an arrangement, क्या is an arrangement to rent something or the amount of money that you pay to rent something। देखिए रेंट, सिंपल रेंट क्या होता है कि आपने कोई भी चीज़ रेंट पर लिया, आपने कार, बाइक, हाउस, कुछ भी चीज़ आपने रेंट पर लिया, तो रेंट, सिंपल रेंट, रेंटल, नाम से ही पता लग रहा है। और लीज, लीज क्या होता है, लीज इज टू मेक अ लीगल एग्रीमेंट by which money is paid in order to use land, building, vehicle, a piece of equipment for an agreed period of time। देखिए रेंट और लीज एक तरह से दोनों सेम ही है, चाहे आप रेंटल बोलिए चाहे आप लीज बोलिए, लेकिन थोड़ा सा इसका मतलब अलग हो जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट मतलब सेम ही है। लीज मतलब क्या बोले यहाँ पे, कोई बिल्डिंग आपने, जैसे कि मैंने गवर्नमेंट अथॉरिटी से 5 साल के लिए क्या किया, या 50 साल के लिए क्या किया, कोई ज़मीन जो है वो लीज़ पर ले लिया, एक एग्रीमेंट साइन किया कि 50 साल तक ये ज़मीन मेरे पास रहेगी, उस पर मैं बिल्डिंग बनाऊंगा और उसको यूज़ करूंगा। तो मैंने क्या किया, 50 साल तक वो बिल्डिंग मेरी हो गई। या मैंने कोई व्हीकल लीज़ पे ले लिया, कोई एक कंपनी है मान ली टाटा मोटर, उससे मैंने एक व्हीकल लीज़ पे ले लिया कि 10 साल तक ये व्हीकल मेरे पास रहेगा। या कोई इक्विपमेंट है, कोई मशीन है, मैंने एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको ले, मान लीजिए मुझे वीडियो बनाना है, तो मैंने सोनी से क्या किया, एक 2 लाख का कैमरा जो है वो लीज पर ले लिया 5 साल के लिए। एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम एंड लीगल एग्रीमेंट है। तो क्या लीज, लीज और रेंटल आप समझिए एक ही चीज़ है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी डिफाइन डिस्पोजल एज सेल, प्लेज, गिविंग अवे, यूज, कंजप्शन और एनी अदर डिस्पोजिशन ऑफ ए थिंग। मान लीजिए कोई भी चीज़ आपने डिस्पोज कर दिया, मतलब आपने बेच दिया, आपने ख़त्म कर दिया। डिस्पोजल मतलब मान लीजिए मैंने पेंसिल लिया, मैंने मशीन लिया, कुछ मैंने एसेट लिया, उसको मैंने, या कोई यूज़ कंजम्पशन, उसको मैंने यूज़ किया, फिर उसको मैंने डिस्पोज यानी कि ख़त्म कर दिया, बेच दिया, हटा दिया, तो या फेंक दिया। सेल कर दिया, प्लेज कर दिया, गिव किसी को दे दिया, फ्री में दे दिया। यूज़ कंजम्पशन, किसी को दे दिया कि तुम यूज़ करो। एंड अदर डिस्पोजिशन में उसको फेंक दिया उठा के, तो उसको भी कवर कर लिया। अदरवाइज लोग क्या करते, पेंसिल खरीदते, बेचते तो जीएसटी देना होता, तो उन्होंने क्या किया, इसको लोगों को फ्री में देना स्टार्ट कर दिया, गिव अवे करना स्टार्ट कर दिया। उसको यूज़ दूसरे को दे दे कि लो भाई तुम पेंसिल यूज़ करो। तो गवर्नमेंट ने बोला अच्छा तुम पैसे ले रहे हो, चलो ठीक है, तुम पैसे नहीं भी ले रहे, तो तुम क्या करो, डिस्पोज खरीदा और फिर इसको डिस्पोज ऑफ करो, हटा रहे हो उसको, भाई हमको जीएसटी दो, हम इसको सप्लाई मानेंगे, हमें इससे मतलब नहीं कि तुम इसको फेंक रहे हो। भाई कौन सामान ला के फेंकते हैं ऐसा, कोई पेंसिल बेचने वाला कंपनी है अप्सरा या नटराज कंपनी, तो ऐसा तो है नहीं पेंसिल लाएगी फेंकेगी। फेंकने के लिए कौन लाता है, दुकान वाला भी फेंकने बेचने के लिए लाता है। तो बेवकूफ़ ना बनाइए, इसीलिए हमने डिस्पोजल को भी ऐड कर दिया। डिस्पोज करो ठीक है, हमें 2 रुपये जीएसटी का लाओ, 10 रुपये तुम भाड़ में जाओ अपना बेच के लो या ना लो, हमें मतलब नहीं है, हमें हमारा 2 रुपये दो। तो डिस्पोजल को भी कवर कर लिया। अंडर जीएसटी, लाइसेंस, लीज, रेंटल ऑफ गुड्स विद और विदाउट ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज आर कवर्ड अंडर सप्लाई सर्विस बिकॉज देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन सच सप्लाई। देखिए आप जैसे यहाँ पे था सेल, ट्रांसफ़र, यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी का जो गुड्स में टाइटल यानी कि उसका ओनरशिप
और पोजेशन क्या ट्रांसफ़र हो रहा था, सेल में, ट्रांसफ़र में, एक्सचेंज में, बार्टर में। लेकिन लाइसेंस तो लाइसेंस सिर्फ 5 साल के लिए मिला कि 10 साल के लिए मिले। ड्राइविंग लाइसेंस का भी एक पीरियड होता है। लीज, रेंट, ऐसे लीज कितने, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है यहाँ पे, कितने साल के लिए तुम्हारे पास ये रहेगा, उसके बाद तुम मुझे वापस कर दोगे। तो यहाँ पे क्या लगे, लाइसेंस, लीज और रेंटल में ऑफ गुड्स विद और विदाउट ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज कवर्ड अंडर सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि विद और विदाउट ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज आर कवर्ड अंडर सप्लाई सर्विस बिकॉज देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन सच सप्लाई। इसमें टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा, खाली राइट ट्रांसफर हो रहा है कि अब यूज़ कीजिए। पेंसिल मान लीजिए आप 10 साल की लाइफ है इसकी पेंसिल की, आप 5 साल के लिए ले गए, तो इसका राइट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा आपके पास, राइट टू यूज़ ट्रांसफ़र हो रहा है। पेंसिल भले आपके पास के, इसको यूज़ कीजिए, मशीन को आप यूज़ कीजिए, उसके बाद आपको रिटर्न करना होगा। मालिक तो मैं ही रहूँगा। यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, यानी कि ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। टाटा मोटर से मैंने 10 साल के लिए कोई व्हीकल लिया, तो उसका टाइटल मालिक वही है टाटा। यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल मतलब मालिकाना हक ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, खाली उसको यूज़ करने का, ट्रक को यूज़ करने का राइट ट्रांसफ़र हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस। ये कहाँ पे है, शेड्यूल 2 में। जैसे मैंने आपको बताया पेंडिंग में भी कराया वो कि उसको सप्लाई सर्विस क्यों मानते हैं, उसी तरह इतना समझे राइट टू यूज़ को क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस। जब हम शेड्यूल 2 पढ़ेंगे तो वो वाला पेंडिंग और ये वाला पेंडिंग दोनों मैं आपको साथ में करवा दूंगा, ठीक। तो आइए इसको भी नोट कर लीजिए आप। तो यहाँ पे क्या है, लाइसेंस, रेंटल और लीज, यहाँ पे कोई टाइटल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। एक राइट टू यूज़ हम दे रहे हैं कि इसका मालिक तो मैं ही हूँ, खाली तुम यूज़ कर लो। तो साथ दिख रहा है, यूज़ करना मतलब सर्विस ही देना एक तरह से। तो यहाँ पे क्या है, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। पेंडिंग, यहाँ भी एक पेंडिंग, दो पेंडिंग मैंने लिखा है इस पर, ठीक। जब हम शेड्यूल 2 पढ़ेंगे तो हम इसके ऊपर आएंगे यहाँ पे कि इसको सप्लाई ऑफ सर्विस क्यों बोला, और यहाँ पे इसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस क्यों बोला। यहाँ पे पेंडिंग, दो चीज़ें, इसको हमको याद रखेगा, हम आपको बताएंगे बाद में। तो हमने क्या पढ़ा, सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज, चाहे वो सेल हो, ट्रांसफ़र हो, बार्टर, एक्सचेंज हो, लाइसेंस, रेंटल, लीज हो, डिस्पोजल, कुछ भी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सप्लाई। इसको क्या बोल देंगे हम, सप्लाई। तो जैसे सप्लाई बनेगा और गुड्स और सर्विस, उसके ऊपर क्या लग जाएगा, जीएसटी, क्योंकि जीएसटी किसके ऊपर लगता है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। तो ये डेफिनेशन पे फिर से आते हैं हम लोग। All forms of supply such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal of goods or service or both made or agreed to be made for a consideration। इसके बारे में बात करेंगे, क्या होता है मेड और एग्री टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन। जब तक कंसिडरेशन नहीं होगा उसको हम सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे। सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल मेड और एग्री टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होना जरूरी है। बाई ए पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बाई ए पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आइए पर्सन और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या होता है इसके बारे में बात करें। कंसिडरेशन आप समझिए मनी, सिंपल सा आप समझिए मनी। ये बात करते हैं पर्सन और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या होता है, और फिर इस लेक्चर को हम यहाँ पे रोकते हैं, फिर हम नया लेक्चर करेंगे। पर्सन और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के बारे में बात करते हैं। देखिए पर्सन की डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन पेज नंबर 2.7 पे आएंगे। पर्सन इंक्लूड्स कहाँ पे डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लोज 84 में। जैसे आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा वैसे सेम यहीं पर भी है। एक इंडिविजुअल, एक एचयूएफ या एक कंपनी हो या फर्म हो या एलएलपी हो या एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, चाहे वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो चाहे वो आउटसाइड इंडिया में,
एनी कॉरपोरेशन established by under any central or state or provincial act और गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे एज डिफाइंड इन 245 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 या एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ ए कंट्री आउटसाइड इंडिया एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ ए कंट्री आउटसाइड इंडिया कोई कॉर्पोरेट बाहर के इंडिया के बाहर कोई अगर एक्ट वहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुआ है तो वो भी हम पर्सन मानेंगे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी लोकल अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भी नहीं छोड़ा सोसाइटी एज डिफाइंड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग होता है और सोसाइटी अलग होता है ये कहाँ पे रजिस्टर्ड होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर वो सोसाइटी कहाँ पे रजिस्टर्ड होता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1816 के अंदर कोई ट्रस्ट है या एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन नॉट फॉलोइंग अबव मतलब अगर कोई यहाँ पे फॉलो नहीं कर देखिए एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है ये सब क्या है पर्सन अगर कोई भी ग्रुप बनाते चाहे ये तीनों मिलके चाहे ये दोनों चाहे ये मतलब कोई कैसा भी चाहे यहाँ कोई भी कैसा भी ग्रुप बनाता है इसमें से तो उसको क्या बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन एसोसिएशन मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन और ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होता है अगर बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे तो उसका बोलेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स BOIAOP ये कैसा भी खेलेंगे ये लोग तो उसको क्या बोलेंगे AOP और अगर ये खाली इंडिविजुअल 2 3 5 10 लोग मिलके तो उसको क्या बोलेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स तो पर्सन कहाँ पे डिफाइन है 284 तो कोई भी हो इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी फर्म ट्रस्ट LLP लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट सोसाइटी ट्रस्ट और जो नहीं आया वो यहाँ पे आ जाएगा तो ये कौन है पर्सन तो पर्सन भी हमने पढ़ लिया सप्लाई इंक्लूड्स AAB और C AAB और C ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लाइसेंस रेंटल लीज और डिस्पोजल ऑफ गुड्स और सर्विसेज made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business इसको पढ़ते क्या होता है in the course or furtherance of business और आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं in the course or furtherance of बिजनेस यहाँ पे क्या है एक तो है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और एक है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या है एक है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस एक है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस अगर आप सप्लाई कर रहे हैं किसका गुड्स और सर्विसेज या दोनों का फॉर कंसिडरेशन फॉर बिजनेस तभी इसको क्या बोलेंगे तभी इसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस बोलेंगे क्या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोलेंगे तो इन द कोर्स और फर्दर ऑफ बिजनेस ये क्या होता है एक लाइन लिख लीजिए आप फर्दर मतलब आप लिख लीजिए बिजनेस से कनेक्टेड क्या बिजनेस से कनेक्टेड इस पूरी का एक लाइन लिख लीजिए आप बिजनेस के चलते या बिजनेस के लिए या बिजनेस से कनेक्टेड क्या सप्लाई होगा किसका गुड सर्विस और बोथ फॉर कंसिडरेशन फॉर बिजनेस के चलते बिजनेस के लिए या बिजनेस से कनेक्टेड तभी उसको क्या बोलेंगे हम सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस या सप्लाई ऑफ या तो गुड्स होगा सर्विस होगा ठीक सप्लाई करते हैं हम गुड्स या सर्विस या दोनों का फॉर कंसिडरेशन फॉर बिजनेस
बिजनेस के चलते, बिजनेस के लिए या बिजनेस से कनेक्टेड, फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन भी होना मैंडेटरी, तभी उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस बोलेंगे। क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस बोलेंगे। ये सिंपल सा, इन द कोर्स और फर्दर ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस के चलते, बिजनेस के लिए, बिजनेस से कनेक्टेड। ये मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। एक है टाटा मोटर्स कार सेल टू मिस्टर ए। क्या, टाटा मोटर्स ने गुड्स और सर्विस क्या किया, गुड्स या सर्विस, कार क्या है गुड्स, इसको क्या किया, सेल किया, फॉर कंसिडरेशन किया, क्या किया, गुड्स को क्या किया, सेल किया, सेल की सप्लाई किया, फॉर कंसिडरेशन किया, और इनका काम ही है कार बेचना, बिजनेस क्या है, कार सेल करना। तो यह क्या बन जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स, क्या बन जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। फिर आगे मिस्टर ए, जब कार पुरानी हो गई तो उन्होंने क्या किया, मिस्टर बी को ये कार क्या कर दिया, सेल कर दिया, सेल किया, ये सप्लाई है। क्या किया, कार, कार क्या है, गुड्स, मिस्टर बी से मिस्टर ए ने पैसा लिया होगा, हाँ, कंसिडरेशन भी लिया होगा, लेकिन क्या मिस्टर ए ने मुझे मिस्टर को गाड़ी बेचा तो क्या मिस्टर ए का बिजनेस है, मानिए क्या मिस्टर ए का बिजनेस है, जी नहीं, मिस्टर ए का बिजनेस नहीं है, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बनेगा, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। जब सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगा तभी जीएसटी लगेगा। जब मिस्टर ए ने टाटा मोटर से परचेज किया तो जीएसटी दिया होगा, लेकिन जब मिस्टर ए मिस्टर बी को सेल करेंगे तो इनका बिजनेस नहीं है, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो क्या होना चाहिए, गुड्स या सर्विस होना चाहिए, इसका सप्लाई होना चाहिए, फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, और बिजनेस से जुड़ा होना चाहिए, बिजनेस के लिए होना चाहिए, क्योंकि इनका बिजनेस था तो ये क्या हो जाएगा, तभी वो क्या बनेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस बनेगा, और तभी उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ये चारों कंडीशंस पूरी होगी, गुड्स और सर्विस होना चाहिए, सप्लाई होना चाहिए, फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, बिजनेस के चलते, बिजनेस के लिए या बिजनेस से कनेक्टेड होना चाहिए, तभी उसके ऊपर गुड्स और सर्विस, सप्लाई गुड्स और सर्विस बोलेंगे और जीएसटी लगेगा। पर एक भी चीज़ टूट गया इसमें से, अगर वो गुड्स सर्विस नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लाई, सेल, परचेज, बार्टर एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंट, लीज, डिस्पोजल भी नहीं है तो भी उसके ऊपर जीएसटी की बात नहीं होगी। कंसिडरेशन नहीं है तो भी बात नहीं, बिजनेस नहीं है तो भी बात नहीं होगा। तो देखिए, जैसे टाटा मोटर्स ने कार खरीदा, उसे टाटा मोटर्स ने परचेज किया होगा, मान लीजिए कंप्यूटर। अब जो भी गाड़ी सेल कर रहे हैं इसका हिसाब कहीं ना कहीं तो रखेंगे, कंप्यूटर पे रखेंगे, ठीक। फिर मान लीजिए इन्होंने क्या किया, आगे कंप्यूटर सेल कर, जब एक कंप्यूटर पुराना हो गया तो उसको क्या किया, सेल किया टू मिस्टर ए को, मिस्टर ए को बुलाया, भाई देखो कंप्यूटर हमारा पुराना हो गया, मैं आपको सेल कर रहा हूँ। अब देखिए इनका काम क्या, बिजनेस क्या, कार सेल करना, काम क्या है, कार सेल कर, लेकिन ये जो उन्होंने कंप्यूटर सेल किया ये क्या बिजनेस से कनेक्टेड था कि नहीं, इनका भले बिजनेस नहीं था कंप्यूटर सेल करने का, परचेज करने का, लेकिन इन्होंने कंप्यूटर परचेज किया था बिजनेस से कनेक्टेड था, बिजनेस के लिए परचेज किया था कि इसको मैं सारा हिसाब किताब रखूँगा, तो इसको आगे सेल किया कंप्यूटर को, मिस्टर ए को, तो ये कहने के बिजनेस से कनेक्टेड था इनके, तो यहाँ पे भी जीएसटी की बात होगी, क्या जीएसटी की बात होगी। पर ये तीन कंडीशन, ये तो बिजनेस में आ गई, 1 2 3, बिजनेस के चलते, बिजनेस के लिए, बिजनेस से कनेक्टेड, गुड सर्विस हो, सप्लाई तो और कंसिडरेशन, तो सप्लाई गुड सर्विस बने उस पर जीएसटी लगेगा। इतना आयो समझ में आया, उसको भी आप नोट कीजिए।
अब आपसे कोई पूछे सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज ए ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई गुड्स और सर्विस और बोथ सच एज सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लाइसेंस रेंटल लीज और डिस्पोजल मेड और एग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय ए पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो आप उसका मतलब उसको समझा पाएंगे, इसका मतलब भी, इसका मतलब भी, इसका मतलब भी, इसका मतलब भी और इसका मतलब भी। और सेल ट्रांसफ़र बार्टर एक्सचेंज लाइसेंस रेंटल लीज और डिस्पोजल, इसका मतलब भी आप समझा पाएंगे। ठीक, इसको भी आप नोट कर लीजिए और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये पेज नंबर यहाँ पर आप चाहे तो इसको भी नोट कर सकते हैं। पर्सन की डेफिनेशन कहाँ भी डिफाइन है, 2 क्लोज 84, इसको भी आप चाहे तो नोट कर लेना आप, पर्सन की डेफिनेशन। टू क्लोज 84 में डिफाइन है।